Hello students. Welcome to the chemistry class of BSc part 3rd. In this, today we will study about the heterocyclic compound pyrrole. In the previous lecture, we have already studied about pyrrole, about its nature, physical properties, preparations, and now we start from chemical properties. In the chemical properties, we have already discussed about electrophilic substitution reactions, in which we have told you that electrophilic substitution reactions में alpha position are preferably obtained. कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरॉल में इन कंपैरिजन टू बेंजीन स्पीडली होती हैं, बिकॉज पायरॉल में जो हमने इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखे थे उसमें अल्फा और बीटा पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जिसकी जबकि बेंजीन में कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता, तो जिसलिए इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होती है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पायरॉल में ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी अल्फ़ा और बीटा पोजीशन में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो प्रेफरेबली अल्फ़ा पोजीशन पर होता है। क्योंकि अल्फ़ा पोजीशन पर जो इंटरमीडिएट बनता है उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें 3 resonating structures possible हैं, whereas in beta position there are only 2 resonating structures. Therefore alpha पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन पहले अल्फा पोजीशन पर होता है, और अगर अल्फा पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तब वो बीटा पोजीशन पर होता है। नाउ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक्स है ये एक एरोमेटिसिटी का करेक्टर है कि डबल बॉन्ड होते हुए भी ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से देते हैं इन कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शंस। नाउ कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नाइट्रेशन। पायरॉल में जो नाइट्रेशन होता है वो बहुत ही आसानी से होता है और ये कोल्ड सॉल्यूशन में ही हो जाता है ना, और एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में, यानी कि अगर हम पायरॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रिएक्शन कराएं तो हमको ये नाइट्रो ग्रुप अल्फा पोजीशन पर आ जाता है और हमको देता है अल्फा नाइट्रो पायरॉल। इसी तरह सल्फोनेशन भी इसमें आसानी से हो जाता है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है। पहले तो एडक्ट बनता है, फिर ये पिरिडीनियम सॉल्ट जो ये है पिरिडीनियम सॉल्ट एसिड हाइड्रोलिसिस पर क्या देता है? पायरॉल 2 सल्फोनिक एसिड। अब देखो इन दोनों में ही जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो किस पे आ रहा है? अल्फा पोजीशन पर आ रहा है। इसके बाद हम आगे चलें तो नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। इसी तरह कि जब हम पायरॉल की हेलोजिनेशन भी क्या है? एक विग्रस रिएक्शन होती है ना, तो जब हम हेलोजिनेशन करते हैं तो हमें टेट्रा हेलो डेरिवेटिव मिलते हैं, यानी कि चारों के चारों हाइड्रोजन जो हैं वो हेलोजन से रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें मोनो हेलो डेरिवेटिव चाहिए तो हमें क्या है? रिएक्शन कंडीशंस को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि माइनस डिग्री में जाकर अगर हम कराएं रिएक्शन तब जाकर के हमें मोनो हेलो डेरिवेटिव मिलता है। अब डिफरेंट हेलोजन्स जैसे कि सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसके साथ में हम रिएक्शन कराएं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जब हम पायरॉल, ये हमारा पायरॉल, ये हमारा सल्फ्यूराइल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हमें टेट्रा हेलो पायरॉल मिलता है, टेट्रा क्लोरो पायरॉल मिलता है, जिसको हम कहें पर 2 3 4 5, तो 2 3 4 ये 2 3 4 5 टेट्रा क्लोरो पायरॉल, तो हमें ये मिलेगा। इसी तरह आगे देखें हम, अगर हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएं
इथेनॉल के प्रेजेंस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही तो हमें मिलता है टेट्राब्रोमोपायरॉल। ये देखिए, ये टेट्राब्रोमोपायरॉल। इसी तरह आयोडीन के साथ हमेशा रिएक्शन Ki की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि आयोडीन Ki के साथ मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है Ki3, जो कि आसानी से एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है पायरोल पर, और हमको यहाँ से आयोडीन जो है पायरोल रिंग पर आ जाती है हाइड्रोजन की जगह, और हमको मिलता है टेट्रा आयोडोपायरॉल, है ना। इसी के बाद अगर हम आगे चलें, हम बात करें एल्काइलेशन। ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। पायरोल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एल्काइल ग्रुप के एल्काइल्स के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी जगह हमें क्या है, पॉली एल्काइलेटेड डेरिवेटिव मिल जाता है, या हमें पॉलीमर मिल जाता है। तो इसीलिए एल्काइलेशन पायरोल का पॉसिबल नहीं है। इसी तरह फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एसाइलेशन पॉसिबल है। एसाइलेशन के लिए जब हम पायरोल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं, हल्का सा गर्म करते हैं, तो 2 एसिटाइल सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप आ जाता है। तो ये हमें मिल जाता है 2 एसिटाइल पायरोल, 2 एसिटाइल पायरोल। इसी तरह अगर एक है, आप देखें, कार्बोक्सिलेशन, इसको हम कॉल्वे श्मिट कार्बोक्सिलेशन या कॉल्वे श्मिट के नाम से ये पॉपुलर है। ये कॉल्वे श्मिट साइंटिस्ट का नाम है कि जब हम पायरोल की रिएक्शन एक्वस पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो सेकेंड पोजीशन पर कार्बोक्सी ग्रुप आता है, यानी कि पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमको मिलता है। तो इस तरह हम इसमें कार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं, एसिटाइलेशन करा सकते हैं, हेलोजिनेशन करा सकते हैं, और हेलोजिनेशन करा सकते हैं। और फर्स्ट हमने इससे पहले पढ़ा था ये नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। तो ये कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डाइएजो कपलिंग। इसको हम कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ये डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट भी है और ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो जब हम पायरोल की रिएक्शन, इसमें क्या है, अगर हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं, यानी कि फिनाइल डाइज़ोनियम क्लोराइड, इसके साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं, या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वो क्या है ये, जब हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 फिनाइल एजोपायरोल, 2 फिनाइल एजोपायरोल। और जब हम पायरोल की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराते हैं तो बेसिक मीडियम में ये क्या क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ पे देखें, ये इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये देखो, ये है ना। तो ये जो है हमारा क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब रिएक्शन करता है, ये बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेसिक मीडियम में अगर हम डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये दोनों अल्फा पोजीशन पर आ जाता है। तो जिससे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, 2,5 बिस फिनाइल एजोपायरोल, 2,5 ये पोजीशन हो गई, 2,5 बिस, क्योंकि 2 फिनाइल एजोपायरोल हैं तो फिनाइल एजो ग्रुप है, तो इसलिए बिस, तो 2,5 बिस फिनाइल एजोपायरोल हमको मिलता है। नेक्स्ट है फॉर्माइलेशन,
कि अगर हम फॉर्माइल ग्रुप को कैसे इसमें घुसाते हैं। इसके लिए है गेटरमैन रिएक्शन, कि पायरॉल को जब हम HCN और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले तो हमें इसका सॉल्ट मिलता है, ये जो सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट मिलता है। और फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ये हमको देता है 2 फॉर्माइल पायरॉल, यानी कि सेकंड पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप CHO ग्रुप आ जाता है। तो हमें मिलता है 2 फॉर्माइल पायरॉल, क्योंकि इसमें फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो हम कहते हैं फॉर्माइलेशन। और इस रिएक्शन को गेटरमैन साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसको गेटरमैन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या हो गया? नेक्स्ट है रीमर टीमर रिएक्शन। ये भी बहुत पॉपुलर रिएक्शन है और अक्सर ये पूछी जाती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, जब हम पायरॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ कराते हैं, या हम इसको कहें जब हम पायरॉल की रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बीन से कराते हैं। तो डाइक्लोरोकार्बीन क्योंकि अनस्टेबल होता है तो इसको हम रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करा के बनाते हैं, तुरंत मतलब कराते हैं, फिर उसकी रिएक्शन कराते हैं पायरॉल से। तो ये देखो, ये जो अटैक जो क्या कर रहा है, वो कर रहा है ये डाइक्लोरोकार्बीन। तो रीमर टीमर रिएक्शन में जब हम इसको हम ये कह सकते हैं कि CHCl3 क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, या हम ये कहें कि डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन जब हम पायरॉल पे कराते हैं तो हमको पहले क्या मिलता है, 2 चीज़ों का मिक्सचर मिलता है। एक मिलता है 2 फॉर्माइल पायरॉल, यानी कि सेकंड पोजीशन पर फॉर्माइल ग्रुप आता है, और एक मिलता है 3 क्लोरोपिरिडीन। अब ये देखो, ये जो 3 क्लोरोपिरिडीन है, ये इसमें क्या है, रिंग का एक्सटेंशन हो गया। पायरॉल में 5 मेंबर्ड रिंग थी और पिरिडीन में 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पायरॉल पर डाइक्लोरोकार्बन की रिएक्शन से क्या मिलेगा। तो मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारा है 3 क्लोरोपिरिडीन। और अगर हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लें तो क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। जब नीचे देखो, ये जो है यहाँ पर हमने क्या लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, किसकी जगह, क्लोरोफॉर्म की जगह। तो जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेकंड पोजीशन पर कार्बोक्सी ग्रुप आ जाता है और हमको मिलता है पायरॉल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक्स। तो आज हमने पायरॉल पर सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि कैसे होती हैं और जो कॉमन रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो मेनली जो पूछते हैं हैलोजिनेशन के बारे में पूछते हैं और आपके गेटरमैन रिएक्शन के बारे में पूछते हैं और रिंग एक्सपेंशन वाली रिएक्शन जो मैंने बताई ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ज़्यादातर इन्हीं के बारे में पूछते हैं और बाकी आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स।